नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश का अयोध्या में एक महिला बैंक कर्मी के सुसाइड के बाद सियासत तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस एक्शन में है। महिला के पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें महिला के मंगेतर विवेक गुप्ता, एसएसएफ हेड आशीष तिवारी और पुलिसकर्मी अनिल रावत शामिल हैं। अब सभी के खिलाफ हत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अयोध्या में महिला बैंक कर्मी की आत्महत्या के मामले में मिले सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप है, वो यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इसमें सीधे एक आईपीएस अफसर तक का नाम आना एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में कार्यरत बैंक अफसर ने आत्महत्या कर ली। एक बेटी जिसने संघर्ष की बदौलत अपनी जगह बनाई, उसे एक आईपीएस अफसर सहित 2 अन्य के कारण अपनी जान देनी पड़ी है। दोषी अधिकारी फरार किए जाएंगे, न्याय को दबा दिया जाएगा और यही सरकार की नीति है। दरअसल अयोध्या में एक बैंक की ब्रांच की उप प्रबंधक शनिवार को अपने किराए के मकान में मृत पाई गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक नोट मिला है जो कि कथित तौर पर युवती का सुसाइड नोट है। इसमें पुलिस अधिकारी, एक कांस्टेबल और एक अन्य व्यक्ति को सुसाइड के लिए जिम्मेदार बताया गया है। श्रद्धा गुप्ता का शव शनिवार को उस कमरे में दुपट्टे से लटकता हुआ पाया गया। 2 दिन से उसके घर का दरवाजा नहीं खुला, फोन भी नहीं उठा। पड़ोसियों ने मकान मालिक को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। दरवाजे के ऊपर रोशनदान को तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो श्रद्धा कमरे के छज्जे में लगे कुंडे से लटकती मिली। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छज्जा जमीन से महज 60 फीट ही ऊपर था और गले में बंधे दुपट्टे के सहारे लटकती हुई श्रद्धा का पैर जमीन पर था और मुड़ा हुआ भी था। ऐसे में आत्महत्या की थ्योरी और हत्या की आशंका के बीच में उसकी मौत की मिस्ट्री उलझकर रह गई है। हालांकि इस मामले पे जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को कानून व्यवस्था के नाम पर सवाल उठा रहा है, इन सब के बीच कई सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या हर मुद्दे पर राजनीति करना जायज है? आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस। और चलिए अब आप 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस कमरे की है जहां पे बैंक कर्मी ने सुसाइड की। दूसरी तस्वीर एफआईआर की कॉपी की है। इसमें 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। तीसरी और इस मामले पर अब हो रही सियासत को लेकर के यह तस्वीर है जहां पर अखिलेश और प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। नेताओं का जमावड़ा भी महिला बैंक कर्मी के घर पर लगना शुरू हो गया है। तो इस मामले में महिला बैंक कर्मी के परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लखनऊ की रहने वाली श्रद्धा गुप्ता ने, जो कि बैंक अफसर थी, कल अयोध्या में सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में एक आईपीएस ऑफिसर का नाम है। इसके अलावा जिनसे उनकी शादी होनी थी उनका नाम है और एक और अभियुक्त का नाम है जिसकी अभी जानकारी पूरी तरह से अयोध्या पुलिस को नहीं हो पा रही है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए श्रद्धा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं पूरी घटना कैसे क्या हुई, इनको जानकारी कैसे हुई। अपना नाम बताएं। रितेश गुप्ता मेरा नाम है, मैं लड़की का भाई हूँ और जानकारी हमें पता चली वहाँ किसी लड़के को भेज करके, क्योंकि 28 तारीख की रात को वो रैली ज्वाइन किया था उसने। बैंक में कार्यक्रम था तो 28 तारीख को रात जब बात हुई हम लोग की और सवेरे फिर जो है बात हुई, क्योंकि जो योगा क्लासेस 6 बजे हम लोग की उसके रेगुलर क्लासेस रहती थी। फिर उसके बाद फिर जो है शाम को जब फ़ोन मिलाया रात को 9 बजे 29 तारीख को, तो फ़ोन नहीं उठा 9 बजे। तो हम लोगों ने सोचा सो गई होगी, शायद थक गई होगी आकर के। उस दिन वो बैंक भी नहीं गई, हम लोग को पता नहीं चला। फिर अगले दिन वो क्लासेस पे नहीं आई 6 बजे सवेरे। फिर उसके बाद 1 फ़ोन किया, 2 फ़ोन, फिर लगातार फ़ोन करते रहे आधे घंटे तक का। जब फ़ोन नहीं उठा तो लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके यहाँ से भेजा गया, भैया देखिए क्या बात की लड़की क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, कहाँ है इस समय। तो वो गए, फिर देखा कि लड़की लटकी हुई थी। ये खबर हमको तब पता चली। फिर हम लोग यहाँ से जो है कल यहाँ से निकले, रवाना हुए। मामला क्या था पहले से ही, क्या कुछ अनबन चल रही थी इस तरीके से? ये चल रही थी इसके अंदर की, जो विवेक गुप्ता नाम का लड़का जो है, जिसमें इसका मेन जो नाम दिया गया है, इस लड़के से आज से 1.5 साल पहले संबंध होना था। मतलब बातचीत चल रही जैसे होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद लड़की से बात चल रही होगी तो उसके बाद बहन को ये लगा मेरी कि वो लड़का
ठीक नहीं है चाल चलन में या किसी से इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको नहीं सही लगा, तो उसने मना कर दिया साफ। तो ये शायद उसको ईगो हर्ट की ही है, जो भी करा हो उसको फिलहाल तो वो अपने उसने जो है बात को लेकर के बार बार फोन करता था और लड़की को, जो बहन को मेरी जो है प्रताड़ करता था कि हाँ मैं तुम लोग खिलाफ ये करा दूंगा, मेरे ऊपर से सोर्सेस है, मेरे जान पहचान है अधिकारी लोगों से, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, तुम लोग को फंसा दिया जाएगा इस तरीके से। तो हमने चलो ठीक है, उनके फिर पापा मम्मी को बुलाया गया, 2-3 बार बात करी गई, तो उन्होंने समझाया कि ऐसे कोई बात ही नहीं फिलहाल हुई। चलो खैर ये आई गई बात हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर कोई बात ऐसी कुछ सुनने में नहीं आई कुछ टाइम तक का। फिर बीच में एक बार फोन फिर जैसे आया कि हाँ मतलब कि मम्मी कुछ फोन उसका लड़के का फिर आता है, पता नहीं क्यों करता है वो, तुम कहा चलो अच्छा ठीक है आपकी दोबारा है तो बताना। फिर उसको कोई ऐसी बात नहीं हुई फिलहाल, तो फिर सीधे जो है सुसाइड नोट हम लोग को मिलता है। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग बस इतनी सी है, सीधी सी बात है। अब वो हम तो नाम जब पढ़े थे उसके अंदर हम तो जानते थे कि ये मतलब हम तो सोचो कोई आम आदमी होगा, लेकिन इसमें तो अफसर के लोग आदमी सामने निकल करके आ रहे हैं इसमें अब तो। और जो है ये 3 आदमी जैसे नाम लिए गए, तो तीनों लोग तो रिमांड में होने चाहिए इस टाइम पे, हिरासत में होने चाहिए। 24 घंटे से ऊपर हो रहा है, कोई हम लोग को पता ही नहीं कौन, कोई एक आदमी हिरासत में नहीं लिया गया है। और सीबीआई जांच में इसके अंदर चाहता हूं। अब तो बड़े लोग का नाम इसमें उभर करके आ रहा है, तो अब तो हमको ये डर लग रहा है आगे बढ़ने से भी कि आगे हम लोग कोई प्रेशर ना बना दी जाए, कोई हम लोग को अपनी सिक्योरिटी लेकर अब डर लग रहा है हम लोग को। तो ये थे श्रद्धा गुप्ता के भाई जो बता रहे थे कि कल क्या घटना हुई, और इनका कहना है कि ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें वरिष्ठ अधिकारी इन्वॉल्व हैं। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो इस मामले पे आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी संजय सिंह का भी क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। परिवार वालों का कहना है कि एक बहुत ही मेधावी पढ़ाई के दौरान और उसके बाद नौकरी में भी एक योग्य पीएनबी ऑफिसर की तरह उन्होंने काम किया। विवेक गुप्ता नाम के व्यक्ति, जिसका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, वो बराबर प्रताड़ित करता था, ऐसे परिवार के लोगों से जानकारी मिली। और 2 नाम पुलिस के लोगों के हैं, एक आशीष तिवारी जो एसएसपी थे अयोध्या के, और दूसरा अनिल रावत। बड़ी अजीब सी बात है, उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेक घटनाएं जिसमें खुद पुलिस वालों का नाम आ रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की जीवन की रक्षा करने की, और पुलिस की प्रताड़ना के कारण या उससे जुड़े हुए लोगों की प्रताड़ना के कारण एक होनहार बैंक की अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो सुना आपने इस समय, और खासतौर से इसको लेकर के जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए भी हो रही है क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा, और अब चूंकि इसमें पुलिस अधिकारियों के भी नाम है इसलिए विपक्ष के लिए एक बेहतरीन मुद्दा है और विपक्ष ने इसको लेकर के भी सवाल यहां पर खड़े किए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इससे ज्यादा सवाल इस बात का है कि क्या हर विषय पर राजनीति करना जायज है, और क्या इस तरीके की भी राजनीति को जायज ठहराया जाए। आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स आईपीएस हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नवलकांत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवलकांत सिन्हा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और इसके अलावा वरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जरा विस्तार पूर्वक बताएं ये मामला क्या कुछ है और इसको किस तरीके से देखा जाए, और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सका है, स्पष्ट करें एक बार वरुण। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके अनुसार श्रद्धा गुप्ता की 2020 में शादी तय थी विवेक गुप्ता नाम के शख्स से, लेकिन कुछ अनबन के कारण, उसके चाल चलन ठीक न होने के कारण श्रद्धा गुप्ता ने अपने तरफ से शादी को तोड़ दिया, मना कर दिया कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। उसी के बाद लगातार वो श्रद्धा को प्रताड़ित करता रहा, तरह तरह की धमकी देता रहा और कहता रहा कि मेरे पुलिस अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। श्रद्धा के पिता का भी कहना है कि मैं भी समझाने गया था तो उसने बताया कि मेरे पुलिस अधिकारियों से संबंध है और मैं श्रद्धा को जीने नहीं दूंगा। इसी के बाद श्रद्धा को समझा बुझा के 15 दिन पहले घर वालों ने अयोध्या भेजा, और 2 दिन पहले फिर श्रद्धा ने कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण विवश होकर एक सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में जो 3 नाम हैं, तीनों
को मतलब मुख्य आरोपी माना जा सकता है, क्योंकि क्राइम में ये नहीं होता कि आपने कम धमकी दिया या ज़्यादा धमकी दिया। चूंकि ये जो सुसाइड नोट है ये मृत्यु पूर्व बयान भी माना जाएगा, तो इसमें विवेक गुप्ता IPS जो पूर्व SSP अयोध्या रहे हैं, आशीष तिवारी और एक अनिल रावत है जो कि पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं, अभी भी अयोध्या पुलिस अधिकारियों को ये पता नहीं है कि ये अनिल रावत कौन है जिससे कि पूछताछ किया जा सके, तो अभी भी मामला अंधेरे में है। लक्ष्मी नारायण जी, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे केस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक इंडिविजुअल केस है, पर्सनलाइज्ड है केस, और एक सुसाइड केस है। जनरली लड़कियां बहुत सेंटिमेंटल होती हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। डेफिनेटली इसको सीरियसली तो लेना ही है। अब रही बात इसकी जो बातचीत है या जो चीजें हैं, क्यों किसने किसको अड़काया। अब जैसे रिलेशंस की बात आ रही है कि शादी तय होना एक विषय होता है और लड़के और लड़की के बीच में किसी प्रकार की फ्रेंडशिप हो जाना दूसरा विषय हो जाता है। तो वो फ्रेंडशिप के बाद शादी की बात आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर अब दोनों के बीच में किस बिंदुओं पर मनमुटाव होता है, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन डेफिनेटली श्रद्धा ने सुसाइड किया है, जो दुखद है, और उसका सुसाइड नोट नेचुरली एक डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रखा जाता है। हमेशा ही ऐसे इस बात की कहा जाता है, सुसाइड नोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, विवेचना का विषय होता है उसमें। तो उन तथ्यों पे कोई यदि जोड़ा जा सकेगा तो निश्चित रूप से ये केस मजबूत भी होगा और कार्रवाई भी हो जाएगी इसमें। लेकिन इसमें अन्य कोई बातें करना कि ये पूरे प्रदेश का मामला हो गया या कुछ ऐसा कुछ इसमें मुझे दिखाई नहीं देता है। ये एक प्रक्रिया है। और रही बात पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के संलिप्तता का प्रकरण जो है, तो अब ये तो जांच का विषय है कि वो किस प्रकार से उन लोगों की संलिप्तता इस प्रकरण में आई, क्योंकि ये मामला एक लड़का और एक लड़की के बीच का ही है। नवलकांत सिन्हा जी, आप इसको कैसे देखेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, स्वाभाविक है कि जो ये घटना है निश्चित रूप से प्रेम संबंध बनते हैं या शादी तय होती है और कभी कभी अलगाव भी हो जाता है। ये शादी हो जाती है उसके बाद भी अलगाव हो जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और लेकिन इसमें मामला ये है कि आत्महत्या हुई है और आत्महत्या का जो आरोप है जिन लोगों पे लगा है वो बहुत ही सक्षम लोग हैं, वो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यहाँ पे जो जांच होगी वो किस तरह से होगी और किससे जो एक दिन पूरा बीत चुका है, जो चिन्हित कम से कम 3 लोग, 2 लोग चिन्हित हो गए हैं, क्या उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो इससे धारणा बनती है और लोगों के मन में शक पैदा होता है कि क्या पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और उनके जो परिवार के लोग इसी के शायद CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं पुलिस में, वो खुद अपने बड़े एक दरोगा, एक SO लेवल का अधिकारी जो है वो कैसे बड़े IPS अधिकारियों की जांच करें। वरुण, चूंकि आपकी तो बात हुई, ये जो पीड़ित थी इसके भाई के साथ भी आपने बातचीत की है, तो उस कन्वर्सेशन में आपको क्या समझ में आया? क्या जो बात अभी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी कह रहे थे एग्जैक्टली आपको कुछ वैसा ही लगा, या इसके पीछे की कुछ और चीजें भी आपको नजर आ रही हैं, कुछ और भी इसके पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं? ओवरऑल आप इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये कि अब इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, हम लोग अखिलेश यादव से लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर के और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टेटमेंट्स को सुन रहे थे या उन लोगों ने जो ट्वीट्स किए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या चुनावी मौसम है, मुद्दा बढ़िया बन सकता है इसलिए, या वाकई में इसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं जिसको शायद सामने आना चाहिए, इस वजह से भी इस तरह के रिएक्शन हम लोगों ने सुने? क्या वजह समझ में आ रही है वरुण? देखिए, ये एक लड़का और लड़की के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये एक लड़की और उस लड़के के बीच का मामला है जिसके साथ उच्च पद पे आसीन IPS और वरिष्ठ पूर्व SSP इस टाइप के लोग खड़े थे। उन्होंने किस तरह से प्रताड़ित किया ये तो विवेचना का विषय है। ये सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिलेंगे उससे पता चलेगा।
घर उनके परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि कल हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, कहा गया कि पहले आप अंतिम संस्कार करिए तब आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। 100 पोस्टमार्टम के बाद भी जो दिया गया वो छत विछत वो दर्शकों को दिखाया भी नहीं जा सकता है कैमरे पे। तो इस तरह के गंभीर मामले में इस तरह की लापरवाही क्यों? और अगर एफआईआर में आईपीएस का नाम है और जांच क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी करेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगी? क्या किसी सीईओ के पास ये इतनी हिम्मत है कि किसी आईपीएस और पूर्व एसएसपी जो अयोध्या का रहा उससे बुला के वो पूछताछ कर सके या क्रॉस क्वेश्चन कर सके? तो कहीं ना कहीं ये स्थिति गंभीर है और ये बड़ा मामला है। अगर इसमें आईपीएस का नाम नहीं आता तो कोई राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं होता। ये कहीं ना कहीं इसे राजनीति कम कह सकते हैं। जब एक व्यक्ति कमजोर होता है तो उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं। हालांकि सरकार इसमें जितना सख्त कदम उठाएगी, चूंकि धारा 306 में मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर अपराध है, तो इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि ये पहुंचे हुए लोग हैं, ये एविडेंस को कहीं से नुकसान न पहुंचाएं इसलिए। लक्ष्मी नारायण जी। नहीं, ठीक है, ये तो बात ठीक है कि एक जूनियर अधिकारी विवेचना कैसा करेगा, ये एक प्रश्न उठ सकता है। लेकिन देखिए, विवेचना में तथ्यों का संकलन होता है, बयान लिए जाते हैं, तो विवेचना अधिकारी जो होता है उसका स्टेटस डिफरेंट होता है। हाँ, एक प्रिकॉशन के रूप में इतना रखा जा सकता है कि फैजाबाद जिले के न करके किसी अन्य जोन के वहां से करा लिया जाए, या डीजी ऑफिस में भी हमारे कुछ इन्वेस्टिगेटिंग SIS वगैरह बने हुए हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग बने हुए हैं, तो उससे भी जांच हो सकती है, या CBCID इसको टेक ओवर कर सकती है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि देखिए, अब एंटी करप्शन है, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की जांचें होती हैं, विजिलेंस है उसमें भी इंस्पेक्टर ही जांच करता है, लेकिन अधिकारी फंसते हैं उसमें और कार्रवाइयां भी होती हैं। तो अब हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाना तो मैं बहुत उचित नहीं समझता हूं। हाँ, निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई सीनियर अधिकारी को इसकी सुपरवाइज करना चाहिए, जैसे सीधे IG को ही सुपरवाइजन कर लेना चाहिए इस पूरे केस का, तो आसान होगा चीजों का, और जो ये भय है दिमाग में वो भी निकल जाएगा। नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है और सीओ लेवल के एक अधिकारी को अगर इसकी जांच दी जा रही है तो फिर सवाल यहीं से शुरू हो जाता ना। और यही बात तो वरुण भी कह रहे हैं कि इसी वजह से पॉलिटिशियंस इसको अब ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सही दिशा में या इसका एक प्रॉपर जो तरीका अगर आप उस तरीके से करें, क्योंकि इसमें एक बड़े अधिकारी का नाम है, तो जांच भी उसी तरह से होनी चाहिए। नहीं, हमें लगता है कि इस पे मतलब अभी चूंकि जस्ट हुआ ही है तो कार्रवाई हो रही है, अभी शुरुआती दौर पे तो जांच किसी को मिलेगी, और चूंकि सुसाइड का मामला है तो सीओ कर रहा है। लेकिन ये बात है कि IG इसको क्लोज सुपरविजन में ले सकते हैं इमीडिएटली, वो ही कैन ऑर्डर इट की डायरेक्टली सुपरविजन में मेरे रहेगा, तो चीजें चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीजें तो डिमांड की जा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। नवल खान जी, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं हर एक केस में, खासतौर से गंभीर विषय ये है कि सुसाइड नोट में आईपीएस का नाम आ चुका है और लगभग 24 घंटे में एक बड़ा कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि वो मृत्यु पूर्व बयान है पूरी तरह से। तो उसमें नाम आने के बाद, क्योंकि अब तक कोई साधारण आदमी होता तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती, तो जो सुसाइड करने जा रहा है अगर वो किसी का नाम लिख रहा है तो इस पे जरूर हमें गंभीर होना चाहिए, क्योंकि उसने और किसी का नाम तो लिखा नहीं। उसने सिर्फ 3 नाम लिखे, जो एक डायरेक्ट कनेक्ट है, बाकी उसमें अनिल रावत का पता अभी तक भी अयोध्या पुलिस नहीं लगा पाई है। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि ये एक कांस्टेबल है जो SSP ऑफिस में पहले तैनात रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि SSP ऑफिस और SSP अयोध्या का पूर्व का क्या कनेक्शन रहा है। अभी तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में एक बात सूत्र हमें बताते हैं कि कभी श्रद्धा SSP ऑफिस भी गई थी, तो क्या उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जहां सारे लोग मिले? तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इस पे अभी जांच करना बाकी है। लक्ष्मी नारायण जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं और कार्रवाई के नाम पे तो अभी तक शून्य ही है इसमें। देखिए, कार्रवाई को हम लोग सिर्फ अरेस्ट समझते हैं, अरेस्ट भी एक अपने आप में कार्रवाई है, लेकिन तथ्य भी थोड़े से वेरीफाई होने बहुत जरूरी होते हैं। सुसाइड नोट अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका थोड़ा वेरिफिकेशन तो किसी को करना ही पड़ेगा ना। तो वो वेरिफिकेशन हल्का सा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जैसे विवेक गुप्ता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है केस में, दे शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है उनके बारे में और विवेचना करने के उपरांत कार्रवाई हो सकती है, तो वो तो कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होगी नहीं। थोड़ा समय तो देखिए लगता ही है विवेचना में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इमीडिएटली तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।
नवलकांत सिन्हा जी, क्योंकि हर चीज अन्य पर जो मामलों में इस पॉलिटिक्स तरह होती का है, नहीं एक होता, सेकंड वरुण, इसलिए सवाल वरुण उठाया जाता है। वरुण वरुण आ रहा हूं मैं आपके पास। नवलकांत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह भी है, क्योंकि हर चीज को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लग रहा है सिर्फ चुनाव है इस वजह से ये मुद्दा है कि हाँ चलिए हम इसको कैश करा लेते हैं या इसको हम ग्रैब कर लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं, या वाकई में ये लग रहा है कि इसमें एक बड़े अधिकारी का नाम है, इस वजह से इसकी जांच सही दिशा में होनी चाहिए, इस वजह से ये ट्वीट्स या फिर ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली हम लोगों ने देखे हैं या सुन रहे हैं? हर चीज पर जो राजनीति होती है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इसके दोनों ही आप रूप देख सकते हैं। एक तो ये है कि बड़ा मामला है, एक लड़की सुसाइड कर लेती, वो भी दबाव और पुलिस अधिकारी जो इन्वॉल्व है, सीधे सीधे उसके अत्याचार का आरोप लगा के एक पूर्व एसएसपी अयोध्या पे आरोप लगा करके आत्महत्या कर लेती है। टाइम डिक्लेरेशन है उसका, तो गंभीर मामला वैसे भी है। और दूसरी बात, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ रहा है, और ये एक ऐसा मामला है जिसमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति, अपराध और पुलिस का मिली भगत, 3 तरह के ऐसे संगीन चीजें हैं जो कि विपक्ष को फायदा ले सकते हैं। तो मुझको लगता है गंभीर मामला है, सरकार को भी इसको गंभीरता से और लेना चाहिए, इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ रहा है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बैठे, उनका स्वाभाविक रूप से एक अटैचमेंट होगा जिस पोस्ट पे हो रहे हैं, जिस पद पे हो रहे हैं। लेकिन आप एक आम आदमी के नजरिए सोचिए कि जो सिपाही से भी डरता है, वो कितना घबराता होगा कि कोई बड़ा आईपीएस है, कोई बड़ा एसएसपी है, कोई बड़ा अधिकारी है, उसके डर से एक औरत आत्महत्या कर लेती है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेन चीज जो पुलिस का इकबाल सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वही इकबाल ही डिगा हुआ है। जब उसी पे विश्वास नहीं है तो मुझको लगता है कि सरकार को भी चाहिए कि इसको किसी बड़ी एजेंसी से जांच करवाएं, ताकि लोगों के अंदर विश्वास हो। और चुनाव में जारी सरकार के लिए भी एक जो मुसीबत है, एक तनाव, एक मुद्दा बन सकती है, उस मुद्दे को शिफ्ट करने का भी मौका। वरुण, क्या पूछ रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि 306 में मुकदमा दर्ज है और साधारण मामलों में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। सुसाइड नोट पाते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है और उसमें जिनके नाम का उल्लेख है उनको तुरंत बुला के थाने बैठा लिया जाता है। दूसरी बात, एक जांच का विषय और है कि विवेक गुप्ता और आशीष तिवारी में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, क्या ये एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, जानने वाले हैं। ये भी मायने रखता है कि अगर कहीं ना कहीं विवेक गुप्ता और आशीष तिवारी का भी एक मजबूत कनेक्शन मिलता है तो भी सुसाइड नोट को जस्टिफाई किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। क्योंकि बार बार वही बात सुसाइड नोट में लिखी है, वही बात श्रद्धा के पिता भी कह रहे हैं कि मुझसे भी कहा गया था कि मेरे पुलिस अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध है और मैं श्रद्धा को जीने नहीं दूंगा। तो आखिर ये संबंध और न जीने देने का क्या कनेक्शन है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लक्ष्मी नारायण जी। नहीं, ठीक है, ये बात तो जरूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका विवेचना तो प्रॉपर वे में पहलुओं पे आ ही जानी चाहिए, और विवेक गुप्ता को तो इमीडिएटली हिरासत में ले ही लिया जाना चाहिए, बिकॉज वो मेन कल्प्रिट है, मेन एक्यूज्ड है इस पूरे प्रकरण का। अब रही बात अन्य लोगों के बारे में, तो वो थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, और वेरीफाई करके जो नियमानुसार कार्रवाई वो बिल्कुल होनी चाहिए। उस चीज को तो मैं हमेशा समर्थन करता हूँ कि अपराधियों के विरुद्ध किसी तरह की कोई नरमी, चाहे वो फिर कोई भी हो, क्योंकि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, और ये होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस विषय पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि चीजों को जब लिखा जाता है या चीजें जब सामने घटित होती हैं, तो यदि किसी भी जगह पे कोई बड़ा नाम आ गया या बड़ी चीजें आ गई, तो एकदम से हंगामा मच जाता है चीजों को लेकर के। तो विवेचना थोड़ी रुक सी जाती है। एक्चुअली फिर विवेचना का जो स्तर आता है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो वो चीजें भी थोड़ी हमें संभालनी पड़ेंगी, और निश्चित रूप से इसके लिए कोई क्लोजर सुपरविजन रिक्वायर्ड है, जो मैं पहले भी कहा हूं, ये क्लोजर सुपरविजन होना चाहिए, और इस विषय पे तत्काल 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाना चाहिए। विवेक गुप्ता को तो हिरासत में तत्काल ले लेना चाहिए, क्योंकि ही इज द मेन एक्यूज्ड। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, जो पुलिसिंग को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं, और खासतौर से विगत दिनों हम लोग देख रहे हैं कई केसेस ऐसे आए गोरखपुर से लेकर के तमाम, जिनका जिक्र अभी पॉलिटिशियंस भी कर रहे थे, ये पुलिसिंग को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आपको फिर नजर आती है? देखिए, जैसे ये प्रकरण है, इसमें हम पुलिसिंग शब्द पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इंडिविजुअल मामला है। इंडिविजुअल मामला इस तरह से है कि वो जो भी आईपीएस अधिकारी हैं, उनका अपना विवेक गुप्ता से कोई संबंध होगा, या श्रद्धा गुप्ता जब वो रहे होंगे, श्रद्धा गुप्ता ने इनसे शिकायत की होगी, श्रद्धा गुप्ता ने उसको जो है अपने कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया होगा, या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो मतलब ये इंडिविजुअल मामला, इसको मैं एज सच नहीं देखता हूं कि कोई पुलिसिंग एज सच पूरी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। हाँ,
ये जरूर है कि पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने प्राइवेट लाइफ के साथ, पब्लिक लाइफ के साथ साथ प्राइवेट लाइफ को भी पूरा ट्रांसपेरेंट रखे और कोशिश करे कि उसमें किसी तरह की आंच ना आने पाए। ये तो बिल्कुल मॉरल रूप में सभी अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वो बिल्कुल पाक साफ रहे, पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में। नवलकांत जी, क्या इसको हम लोग पुलिसिंग के साथ ना जोड़ें? क्योंकि अभी हम लोग तमाम लोगों को सुन रहे थे, बार बार यह सवाल खड़ा किया गया कि जिस पुलिस के ऊपर इस बात का दारोमदार होता है कि वो जनता के बीच से भय को खत्म करे, उसी से डर रहे हैं, या सिचुएशन यहां तक है कि वो आत्महत्या कर ले रही है। बहुत सारे केसेस को और भी गिनवा रहे थे। क्या इसको हम लोग कानून व्यवस्था या पुलिसिंग के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते, या सिर्फ इतना माने कि ये कोई इंडिविजुअल मामला है, किसी ने आत्महत्या किसी वजह से की, उसकी जांच होनी चाहिए, जो उसमें दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है उसको आप फिर कैसे देखेंगे? देखिए, अगर केवल विवेक गुप्ता का मामला होता तो ये एक इंडिविजुअल मामला होता है। दो लोग हैं, दो मनुष्य हैं, वो किसी भी पद पे या किसी भी नौकरी में हो सकते हैं और उनके बीच में विवाद है या उसमें से किसी ने एक अपराध कर दिया है, तो वो निश्चित रूप से इंडिविजुअल मामला होता है। लेकिन यहाँ साफ साफ FIR दर्ज है और उसमें पुलिस का एक बड़ा अधिकारी भी नामजद है और एक जो आपके रिपोर्टर बताए थे कि वो संभवतः एक सिपाही हो सकता है, उसका नाम दर्ज है। तो सीधे सीधे पुलिस का मामला है। देखिए, मैं आप मेरी जितनी भी बातचीत सुनी होगी, मैं एक आम आदमी की तरह से बोल रहा हूँ, उसी तरह से सोच रहा हूँ कि जहां पे पुलिस के 3-3 लोग इन्वॉल्व हों, निश्चित रूप से लोगों के, और अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इवन देन जिसकी जो हत्या की मुख्य वजह, आत्महत्या की जो मुख्य वजह था, उसको भी अब तक हिरासत तक में नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई दिख नहीं रही। तो निश्चित रूप से पुलिसिंग का मामला है और अक्सर ये देखने में आता है कि पुलिस अफसर या किसी भी विभाग में एक दूसरे को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन इससे नुकसान सरकार का। लक्ष्मीकांत जी, सवाल यही है सबसे महत्वपूर्ण कि अगर कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है, या जिस दिशा में बढ़नी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के तौर पर उसको जब देखने और समझने की कोशिश होती है तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और इसलिए इसको कानून व्यवस्था के साथ, इसलिए इसको आज की पुलिसिंग के साथ, हर चीज के साथ जोड़ा जाता है। और राजनीतिक माहौल है तो जाहिर बात है इस पर राजनीति भी होनी लाजमी है। लक्ष्मी नारायण जी। नहीं, ठीक बात है, ये मैं भी मानता हूं कि ऐसे प्रकरणों में खासतौर से लड़कियों के जब सुसाइडल केसेस होते हैं तो कार्रवाई थोड़ा त्वरित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पब्लिक में कि भाई पुलिस ने बड़ी जल्दी कार्रवाई की। और जहां भी डिले होता है, चाहे वो कोर्ट का डिले हो, चाहे पुलिस का डिले हो या आपके सिस्टम का डिले हो, डिले हमेशा क्या करता है कि वो शक पैदा करता है। तो ये शक तो नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की साख का प्रश्न उठ जाता है हमेशा। जहां शक पैदा होगा किसी सिस्टम पे तो सरकार की साख पे सीधा आएगा। तो ये बात सही है कि इसमें जो संबंधित लोग हैं उनको इसमें त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इसको एक्शन भी लेना चाहिए। बट मैं इसको बहुत ज्यादा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक प्रकरण इंडिविजुअल लेवल से ही जुड़ा हुआ है। ये बात अलग है कि विवेक गुप्ता के उनका जो IPS हैं उनका संबंध होगा, कोई दोस्ताना होगा या कोई और बात होगी, आई डू नॉट नो अबाउट दैट। लेकिन जो भी है, मेन कल्प्रिट तो एक विवेक गुप्ता ही है ना। तो विवेक गुप्ता के खिलाफ तो कार्रवाई अब तक होनी चाहिए और मेरे ख्याल से हो भी रही होगी। वरुण, इसको पुलिसिंग या फिर कानून व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, या इसको आप दूसरी तरह से देखते हैं? एक सवाल लक्ष्मी नारायण जी से है कि आशीष तिवारी जी जो IPS हैं, यहाँ लखनऊ हेड ऑफिस में अटैच हैं और ये मुकदमा अयोध्या कोतवाली नगर में लिखा गया है, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। तो वो जरा दर्शकों को बताएं कि क्षेत्राधिकारी यहाँ पूछताछ करने के लिए आएंगे या आशीष तिवारी को बुलाया जाएगा लखनऊ पूछताछ करने के लिए। हालांकि अभी तक 24 घंटे में दोनों प्रक्रिया होती हुई दिख नहीं रही है, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि विवेचना कैसे होती है, क्या उसका तरीका है, ये दर्शकों को समझाएं। नहीं, देखिए, विवेचना तो दोनों तरह से हो सकती है। हम अक्यूज्ड को बुला भी सकते हैं या अक्यूज्ड को यहाँ पे जाकर के रेड दे करके उससे वहीं पे हम बात कर सकते हैं। अभी ही इज होल्डिंग एन ऑफिस, अभी जो है IPS जो है ही इज होल्डिंग एन ऑफिस, तो वो ऑफिशियल रूप में ही उनसे बात होगी और जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी तो वो नेचुरली फिर वो इंडिविजुअल के रूप में कार्रवाई होगी और फिर वो जैसी अक्यूज के साथ कार्रवाई होती है वैसी ही शुरू हो जाएगी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रश्न सिर्फ विवेक गुप्ता का है। स्टार्ट विद टू विवेक गुप्ता से तेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी पुलिस को और तब आनंद फानन में कार्रवाई भी हो जाएगी। चलिए ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आप किसी बात के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा कर रहे हैं एक महिला बैंक कर्मी के द्वारा की गई आत्महत्या के मामले की और इसको लेकर के उठ रहे सवाल की। इसको कानून व्यवस्था के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के भी सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है, इसलिए इस पर सवाल उठना लाजमी है। और अब इस पर सवाल पॉलिटिकल पार्टियां भी उठा रही हैं, इस पर राजनीति भी स्पष्ट तौर पर आपको इस समय दिख रही है। चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। नवलकांत सिन्हा जी, क्या इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है? कानून व्यवस्था के साथ इसको जोड़कर हम देख सकते हैं कि अगर कोई महिला आत्महत्या कर रही है या उसके साथ कुछ घटित हो रहा है तो ये सीधे तौर पर इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह उठा देना कि प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो गई है। किसी एक पुलिस अधिकारी का नाम अगर वो सुसाइड नोट में लिख करके जा रही है तो इस बात पर सवाल उठा देना कि जो पुलिसिंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको इसके साथ, या राजनीति सिर्फ इस पर विशुद्ध है? देखिए, जो ये पूरा मामला है ये बेसिकली कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। कानून व्यवस्था का मामला तब होता है जब एक शातिर तरीके से अपराध हो रहे होते हैं, जैसे कि लूट है, डकैती है या अन्य तरह के अपराध है और जिसमें पुलिस का भय नहीं होता है। ये शुरुआती तौर पे एक इंडिविजुअल मामला हो सकता है अगर केवल एक पुलिस अधिकारी और एक महिला के बीच में होता था, लेकिन ये मामला उससे बढ़ करके इसमें दो और एक बड़ा अधिकारी शामिल बताया जा रहा है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और अब तक होना ये चाहिए था कि जो मुख्य आरोपी है, निश्चित रूप से सबको किसी एक के कहने में सबको गिरफ्तार तुरंत नहीं किया सकता, पुलिस भी विवेचना करती है, चीजों को समझती है, लेकिन जो मुख्य जिसपे सबसे मेन आरोप लगा है वो अगर अब तक गिरफ्तार हो गया होता तो लोगों का विश्वास तो पैदा होता। और ये मामला किसी भी तरह से आप नकार नहीं सकते, ये पुलिसिंग का मामला नहीं है, इसमें पुलिस के 3 लोग इन्वॉल्व हैं और मुझको लगता है कि इसको बहुत तो गंभीरता नवलकांत से जी, लिया क्या जाना आप इसको इस तरीका से कहेंगे कि बचाने की कोशिश हो रही है या पुलिस ये सोच रही है कि इस मामले को दबा दिया जाए, या कुछ और चीजें ऐसी हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं, चूंकि एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम है इसलिए इससे इफेक्टेड हो रही हैं सारी चीजें? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं एक आम आदमी के नजरिए से सोच रहा हूँ कि जहाँ पे 2 बड़े पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हो चुके थे या जिनके नाम दर्ज हुए हों और वहां पे अगर कार्रवाई नहीं होती दिखती है तो लोगों के मन में शंका जाती है। और निश्चित रूप से कोई भी विभाग हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे कोई भी विभाग हो, लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके विभाग के किसी व्यक्ति की वजह से बदनामी हो। और आपने तमाम केसेस देखे होंगे कि जो कभी एसओ की गलती से, कभी दरोगा की गलती से, कभी सीओ की गलती से बहुत सारी चीज होती है, उसको पहले छुपाने की कोशिश होती है। यहाँ तक कि कोई लूट हो जाए या कोई अपराध हो जाए तो थाने में तक नहीं किया जाता है कि थाने की ना बदनामी हो। तो ऐसे में सीधे सीधे बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो उनको आप कैसे मान सकते हैं कि उनको बचाने की कोशिश नहीं होगी? असल में दिखना चाहिए कि कोई कार्रवाई हो रही है, वो अब तक कुछ लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि कार्रवाई जो दिखनी चाहिए एक आम आदमी की नजर से अगर वो नहीं दिख रही है तो इसलिए पुलिस के ऊपर सवाल या फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लाजमी, और इसलिए शायद ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अगर कोई नॉर्मल केस अगर इस तरीके का होता जिसमें किसी अधिकारी का या किसी बड़े शख्स का नाम नहीं होता तो क्या तब भी पुलिस इसी तरह से कार्रवाई कर रही होती? ऐसा नहीं है, मतलब अधिकारी बड़े हों या छोटे हों, अगर अक्यूज्ड हैं तो हैं। अभी आपने देखा था वो महोबा के एक एसपी का मामला अटका हुआ था तो उनके वारंट सब जारी हो गया, वो कार्रवाई तो हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आईपीएस अधिकारी हैं इसलिए उनको बचा ही लिया जाएगा। बहुत से आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बहुत से लोगों को जबरन रिटायर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, चीजें हो रही हैं और ये एक एक्यूज। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो व्यक्ति है श्रद्धा का जिसके साथ शादी होनी थी, वो मेन एक्यूज्ड है। उसको जब सामने आ जाएगा, वो पकड़ जाएगा तो और कड़ियां खुल जाएंगी। कड़ियां खुलने से फायदा ये होगा कि अगर हम किसी पे हाथ डाल रहे हैं तो फिर सही तरीके से होना चाहिए कार्रवाई उसमें। जनरली क्या होता है कि कई बार किसी बड़े का अगर नाम ले लिया गया तो अब ये सोचने की जरूरत होती है कि उसमें कितना जरूरत है, क्योंकि असली काम तो जो श्रद्धा के जो भी जिनसे शादी हो रही थी वही है, पूरे खेल के तमाशा वही पूरा कर रहे हैं जो कुछ किए हैं। अगर हो सकता है उनको किसी ने सपोर्ट किया हो, दैट इज अनदर इश्यू। तो सपोर्ट पता चलना चाहिए ना कि किस तरह का सपोर्ट था, अभी तो पता नहीं है, तो सपोर्ट सामने आना चाहिए, पता चीजें चल जाएंगी। जब पता चल जाएंगी तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। वरुण, ये डिले क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहां तो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि पुलिस को तो अपना काम करना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा समय लगता है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मुख्य आरोपी है वो भी पकड़ा जाएगा और उससे संबंधित चाहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन फिर ये जो डिले हो रहा है ये क्यों है? इसके पीछे क्या वजह समझ में आ रही है?
अभी तक तो जो डिले समझ में आ रहा था उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण एक ये भी है कि इसमें जो आरोपी हैं वो पर्टिकुलर अयोध्या के रहने वाले नहीं हैं, वो लखनऊ या बाहर के हैं। तो जैसे उनको भी पता चला होगा कि सुसाइड हो गया, सुसाइड नोट वायरल हो गया, तो वो भी फरार होंगे, पुलिस लगी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत धीमी गति से है। परिवार के लोग भी खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक आईपीएस अधिकारी का नाम आ चुका है। तो सारे लोग डरे हुए हैं। वो कह रहे थे कि हमें सुरक्षा दी जानी चाहिए, और ये वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए कि जब आरोपी कुछ बड़े लोग हैं तो परिवार को सुरक्षा दिया जाना चाहिए। उनके पिता भी एक इसमें गवाही माने जाएंगे, जो कह रहे हैं कि मुझसे श्रद्धा ने भी कहा था कि विवेक गुप्ता के उच्च अधिकारियों से संबंध है और तुम्हें जल्दी ही फंसा देंगे। और खुद विवेक ने भी उनसे कहा था जब वो समझाने गए थे कि ऐसा नहीं करो, रिश्ता खत्म हो चुका है, तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में है और पुलिस थोड़ा धीमे धीमे चल रही है। और ये मान लीजिए कि अभी लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे कि ढेर सारे आईपीएस को सजा हुई है, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे आईपीएस बच भी गए हैं। वो दोनों रेशियो लगभग बराबर है, बचने वाले कुछ ज़्यादा हैं। तो ये निश्चित रूप से जब तक विवेक गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी और कुछ इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, कॉल डिटेल होंगे, वो सारी चीज़ें मिलने के बाद ही कड़ियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि ऐसे तो विवेक गुप्ता गिरफ्तार होगा, बाद में कोर्ट में ये हो जाएगा कि पुलिस ने ज़बरदस्ती बयान ले लिया, तो उसको सजा दिलाने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो यही होंगे। वरुण, सुसाइड नोट के बारे में क्या कोई और इन्फॉर्मेशन सामने आई है? उसमें क्या लिखा गया है? क्या इस विषय में कोई खुलासा हुआ है या पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर? सुसाइड नोट में बस 3-4 लाइन में यही इन 3 आरोपियों के नाम लिखे गए हैं और बताया गया है कि ये मानसिक रूप से ये प्रताड़ित करते थे और इनसे तंग आके मैं सुसाइड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, श्रद्धा गुप्ता के बेड पे 2-3 डायरियाँ रखी हुई मिली हैं। उस डायरियों में बहुत सारी चीज़ें, उन डायरियों में विवेक गुप्ता को लेके और लोगों को लेके लिखी गई है। हालांकि पुलिस ने उसे तुरंत अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस उन डायरियों को कैसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करके सही क्या है, तथ्य क्या है, उसको सामने लाती है। लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस में टाइम लगता है? इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि वो अभी ये कहा जा रहा है कि डिले, क्योंकि उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया भाई, कम से कम किसी एक की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। या इस प्रोसेस में नॉर्मली भी इतना ही समय लगता है? इसको कैसे देखें फिर? नहीं, केस टू केस होता है। कई बार एक्यूज तत्काल मिल जाता है तो हिरासत में ले लिया जाता है, कई बार नहीं मिलता है। अब जैसे श्रद्धा ने सुसाइड किया होगा, खबर फैली होगी, तो जो इसके जो मेन लोग हैं वो तो निश्चित रूप से दाएं बाएं हो गए होंगे। अब ऐसे में पुलिस उनको तलाश करेगी, पता करेगी, उनके बारे में चीजें करेगी। तो हम लोगों को देखिए, पब्लिक को सिर्फ एक अरेस्ट दिखती है, बाकी तो कुछ दिखता नहीं है कि पुलिस ने क्या बयान लिया, पुलिस ने टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कितने चिट्ठी लिख दिए, अब तक कितने ईमेल भेज दिए कि हमको इनका जो है डाटा दे दिया जाए, इनके टॉक्स का कितना कितना डिटेल है, पूरा हमको सीडीआर मिल जाए। तो ये सारी चीजें तो की हो ना, पुलिस ने की होंगी। तो अब ये सब चीजें तो पब्लिक को पता नहीं चलती ना, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होंगी। लेकिन बस एक अरेस्ट दिखाई देती है, तो अरेस्ट भी एक आधार पर की जाती है। जस्ट फॉर सुसाइड नेट अरेस्ट नहीं होती है। और भी इट शुड बी हैव ए, मतलब इनके साथ में कम से कम कनेक्टिंग एविडेंसेस कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो वो तो पुलिस को ढूंढना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तो देगा नहीं। तो ये सारी चीजें, प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर सारी कार्रवाइयां हो जाएंगी। नवलकांत सिन्हा जी, प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको ऐसे भी ना देखा जाए कि पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर के सवाल है या बड़े अधिकारी का नाम है इसलिए उसको बचाने की कोशिश है। प्रक्रिया है, उसमें कड़ी से कड़ी को तो जोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी से भी जाके सड़क पर निकल के पूछिए कि क्या पुलिस एकदम पारदर्शिता से काम करती है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आपको भी पता वो जवाब क्या है। लक्ष्मी नारायण जी एक योग जब कर रहे हैं, एक काफी जानकार हैं, बड़े सज्जन तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी इनके मुंह से अभी भी किसी भी के खिलाफ एक भी शब्द निकला पुलिस के खिलाफ। कोई भी इनको सुनेगा तो उसको लगेगा कि इनकी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो उन पुलिस वालों के प्रति है। तो सोचिए जो वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं, जिसको कार्रवाई करनी है, उनके प्रति नजरिया कैसा होगा जिन्होंने अपराध किया है। पुलिस की कार्रवाई, हम आप कोई भी आम आदमी होता, ऐसी घटना होती तो जिसके खिलाफ FIR उसको तो छोड़िए, उसके परिवार वालों को पुलिस टांग के ले आती है और डाल देती है हवाला।
लेकिन यहाँ अब तक पूछा भी और कोई ढके छुपे लोग नहीं है, वो स्पष्ट है कि कहाँ होंगे, कहाँ रह रहे होंगे, और या तो उनको घोषित करें कि फरार हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई निश्चित रूप से होगी क्योंकि चुनाव है और इसको विपक्ष मुद्दा बनाएगा, लेकिन तब होगी जब कि बड़े नेता या मुख्यमंत्री लेवल पे इस पे विचार किया जाएगा, कार्रवाई हो। पुलिस मुझे कार्रवाई करती नजर नहीं आई। लक्ष्मी नारायण जी, नवलकांत जी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई आम आदमी होता तो पुलिस अब तक उसको उठा के लेके चली गई होती। इसमें आप अभी बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन वहां उस समय ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं चित्रांश जी, बहुत से सामान्य प्रकरणों में भी पुलिस नहीं कर पाती है कार्रवाइयां, कुछ और भी इश्यूज आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब केस टू केस डिपेंड करता है। और ये बात सही है कि इस पे थोड़ा तवज्जो इसलिए दिया जाना चाहिए था क्योंकि इसमें एक सीनियर आईपीएस अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा तवज्जो ज्यादा दिया जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना भी चाहिए। तो ये जो जस्टिस दिखने की कार्रवाई है, इसके लिए ये सब जरूरी है। लेकिन वही दुर्भाग्य है कि हर चीज पुलिस बता नहीं सकती पब्लिक को। तो वो क्या कर रही है पुलिस, अब ये तो बताएगी नहीं। एक अरेस्ट का विषय है जो कि दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अब वो उसके लिए समय लगता है, थोड़ा सा हर चीज में लग जाता है। कई अभियुक्त तो फरार हो जाते हैं तो बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं। तो अब वो सब क्या किया जाएगा, वो सब तो एक व्यवस्था है। बहरहाल एनीवे, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। और आप ये विश्वास रखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर रहते हैं और पुलिस महकमे में भी काफी गंभीरता रहती है इन सब चीजों पे। और अधिकारियों को बचाने का हमारे इतने कार्यकाल में हमने बहुत देखा नहीं है कि अधिकारियों को बचाने का प्रयास हुआ हो। इनफैक्ट और उल्टा ही होता है, हम तो देखते हैं। वरुण, क्योंकि अभी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि देखिए भाई जो हो रहा है वो कम से कम दिखना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पुलिस कर रही है वो दिखती नहीं, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही होती है। तो ऐसा क्या है इस पूरे प्रकरण में जो आपको दिख रहा है पुलिस कार्रवाई के नाम पर? कम से कम कुछ दिखा है या नहीं? लक्ष्मी नारायण जी बार बार एक बात कह रहे हैं, मेन अभियुक्त विवेक गुप्ता, मेन अभियुक्त विवेक गुप्ता। आप किसी को मेन अभियुक्त कैसे कह सकते हैं? एफआईआर तो तीनों के खिलाफ धारा 306 में हुई है। और अगर कोई एक व्यक्ति, वही बात है कि एक बार प्रताड़ित किया या 5 बार प्रताड़ित किया, चूंकि जो उसके लिए सुसाइड में नाम आने के बाद सजा है वो लगभग बराबर ही है। हम ये सब आधार पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अनिल रावत ने तो सिर्फ एक बार फ़ोन करके धमकाया था और फला अधिकारी ने सिर्फ 2 बार धमकाया था। वो तीनों ही मुख्य आरोपी हैं और तीनों को ही वैसे देखा जाना चाहिए। अगर ठीक है अनिल गुप्ता फरार हैं तो आईपीएस आशीष तिवारी नहीं फरार हैं, वो हैं, उनसे पूछताछ, उनसे कॉल डिटेल ली जा सकती है। अनिल रावत का पता नहीं चल पा रहा है, तो पुलिस वास्तव में अभी बहुत धीरे काम कर रही है। शायद अब थोड़ी सी तेजी पकड़े क्योंकि मामला अब मीडिया में आ गया है और लगातार ये खबरें भी हम इंडिया न्यूज़ के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस थोड़ी सी सक्रिय जरूर हो जाएगी। वरुण, लेकिन आत्महत्या वाले एंगल को लेकर के भी क्या कुछ विवाद है या उसको लेकर के भी पुलिस की कोई थ्योरी है? क्योंकि कुछ जानकारी इस तरह की भी है कि पंखे से और जमीन की हाइट 7 फीट की थी, दुपट्टे से जब टंगी हुई मिली तो उस वक्त भी उसके पैर मुड़े हुए थे वगैरह वगैरह। कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई हैं कि आत्महत्या को लेकर के भी कोई शक व शुबा है क्या अभी इसमें लेकर? देखिए, अभी जो प्राइमरी वीडियो सामने आ रही है उसमें कोई कोई हत्या करके बाहर फरार हो नहीं सकता। वो चारों तरफ से पैक्ड है। जो पैर मुड़ने की आप बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई सुसाइड करता है चेयर पे खड़े होकर जब नॉट गले में लगा के जंप करता है तो उस जंप के दौरान जो झटका लगता है वो 4-5 सेकंड में ही डेथ हो जाती है। उस 4 सेकंड के बाद फिर पैर, अगर वो अपने पैर पे खड़ा भी है तो भी उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। 4 से 5 सेकंड में सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद ये पैर लटकना और ये सब चीजें स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं करना। और अगर ये हत्या होती तो फिर इन 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट में नहीं होते, क्योंकि परिवार वाले भी वेरीफाई कर रहे हैं कि वो श्रद्धा की हैंड राइटिंग है। तो चूंकि उसने लिखा और फिर उसी तरह की एक घटना हो रही है, सुसाइड हो रहा है, तो इसको हत्या के एंगल से बहुत देखना सही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि जो बात अभी यहाँ पे वरुण ने कही, क्योंकि भाई मेन अभियुक्त इसमें कौन है ये अभी कैसे डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि मामला तो तीनों के खिलाफ है। नहीं, मतलब अब कॉमन सेंस की बात है कि श्रद्धा का संबंध किससे था, दैट विल डिसाइड द इश्यू। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट है वही ना करेगा, वही ना उसको प्रताड़ित करेगा, उसी का तो इंटरेस्ट होगा, दूसरे का तो इंटरेस्ट होगा नहीं। दूसरा तो किसी के बिहाफ पे कुछ काम करेगा। आप देखते हैं कि जब कोई केस होता है तो सजाएं अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलती है। किसी को 3 माह की मिलती है, किसी को 7 साल की मिलती है उसी केस में। तो वो उसके रोल पे डिपेंड करता है। तो जो उसको 7 साल की मिलती है वो मेन एक्यूज्ड हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी अभी फिलहाल जो दिख रहा है
उसके अंतर्गत मेन एक्यूज जो मुझे जो है ये दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। बाकी लोग उसके सब्साइडरी है, उसके हेल्पर हो सकते हैं, तो उनका एक अलग रोल है, उनको अलग तरीके से चार्जशीट मिलेगी, उनका अलग तरीके से कार्रवाई होगी। सारे में चार्जशीट वही जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जब कोर्ट में केस जाएगा तो वो अलग अलग बाइफरकेट हो जाता है फौरन, और बाइफरकेट होकर तब केस चलता है। चलिए ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आपकी इसी बात के साथ इस चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये घटनाक्रम पूरी तरह से जांच का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब इस समय चूंकि राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल है, तो हर विषय पर आप देखते हैं कि राजनीति हो रही है, और अब देखना यह है कि इस पर राजनीति कहां जाकर रुकती है और इसकी जांच किस तरह से और आगे बढ़ती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।